नमस्कार साथियों। हम सब ने सीबीआई को भी देख लिया और अब वर्तमान समय में ईडी को भी देख रहे हैं, क्योंकि एक समय था जब सीबीआई की तूती बोला करती थी और एक वर्तमान दौर ऐसा है जब ईडी की तूती बोलती है। जिस दौर में जिस समय सीबीआई थी, राजनीतिक सत्ताएं हिलने लगती थी। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जब थे, उनकी गद्दी तो सीबीआई ने ही हिला दिया था। और अब ईडी है, और ईडी क्या केजरीवाल की गद्दी लेने के ऊपर उतारू हो चला है, या फिर इस भारत देश के कई मुख्यमंत्री उस लिस्ट में हैं जिनकी गद्दी ईडी छीन लेगी? यह सवाल इस वर्तमान समय का है। लेकिन जैसा ही जिक्र सीबीआई का होगा और जैसा ही जिक्र ईडी का हो रहा है अब, तो एक पल के लिए जरा आप समझिए कि जो इस्तेमाल, जो राजनीतिक प्रयोग जो सीबीआई के जरिए हुआ, और उस सीबीआई से दो दो हाथ करने के लिए भारत देश में गैर बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों ने कमर कस लिया है, तलवारें निकाल ली है और एक के बाद एक दर्जन राज्यों में यह तय कर लिया कि अपने राज्य के भीतर सीबीआई के अधिकारी को घुसने तक नहीं देंगे। लेकिन ईडी के साथ अब ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ईडी का अधिकारी आपके राज्य में ना घुस पाए, क्योंकि ईडी के पास जो है भारत देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मसले होते हैं, उसके ऊपर भी फॉरेन फंडिंग से जुड़े हुए मामले होते हैं, और उस पर भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे और विदेशी पूंजी को भारत देश में लाना और उसको न दिखलाना, ऐसी परिस्थितियां ईडी के साथ जुड़ी हुई है। तो उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गिरफ्तारी का हक ईडी को दिया हुआ है, तो आप ईडी को रोक कैसे पाएंगे? लेकिन जब देश के भीतर में राजनीतिक परसेप्शन ही इस बात को लेकर के बनाया जाने लगे और बनने भी लगे कि दरअसल भ्रष्टाचार इतना बड़ा हो चला कि उसमें ईडी की हर कार्रवाई बिल्कुल सही है, तो उसी प्रक्रिया के तहत अदालतों का फैसला भी निकल करके आने लगा, या फिर अदालतों से निकले हुए फैसले से जो परसेप्शन बने वह यह कहने लगे कि राजनीतिक तौर पर तो गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, नेता या फिर कितने करप्ट हैं, जो भी भाजपा के अंदर शामिल हो जाता है वह करप्ट नहीं बचता है। अगर होता भी है तो फिर राजनीतिक सौदेबाजी के भीतर वो लंबे समय तक भाजपा के साथ माथा टेक करके खड़ा रहता है। तो क्या पहली बार सीबीआई के पास ईडी को लेकर के भी अब गैर भाजपा शासित राज्यों के भीतर तलवारें निकाल ली गई है? खुले तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र भेज करके आप हमें बुलाना क्यों चाहते हैं, उन्होंने पत्र भेज करके पूछा, क्या हम दोषी हैं इसलिए आप बुला रहे हैं? क्या हम गवाही देने आपके पास आए? मैं एक राज्य का सीएम हूं, जनता ने हमें चुना है और हमें जनता को लेकर के जिम्मेदारी है, हमारे कुछ काम है और फिर चुनाव का समय है, ऐसे में कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना है, उनके साथ राजनीतिक को देखना और समझना है। तो फिर कैसे हम आपके कहने भर से आपके दरवाजे पे, आपके दहलीज पे आकर के खड़े हो जाए? आप पहले क्लियर कीजिए तो आप मुझे बुला क्यों रहे हैं? इस पत्र के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निकल पड़े मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार के लिए। और जब यह खबर आग की तरफ फैल गई तो सिंगरौली के भीतर जहां चुनाव प्रचार करने वह उतरे, जहां पर उनकी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका ऐलान 23 तारीख को ही कर दिया गया था, उनके पक्ष में साथ लेकर के जिस अंदाज में वो निकले, उससे भीड़ कोलाहल बढ़ता चला गया। यह एक छवि, लेकिन उस छवि का एक जरा दूसरा हिस्सा देखिए, कांग्रेस शासित राज्यों का, जहां पर पहली बार खुले तौर पर, चाहे वो राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, ईडी को लेकर के तलवारें इस कदर खींच ली गई है कि ईडी ना सिर्फ एक सरकार के लिए काम करने वाली संस्थाएं है, बल्कि एक बेहद भ्रष्ट संस्था है। और ईडी के 2 अधिकारियों को आज घूस लेने के आरोप में वहां के भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसी जो राजस्थान पुलिस की है, उसने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उससे एक छलांग आगे छत्तीसगढ़ के भीतर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुल करके सामने आकर के कहने लगे कि ईडी की गाड़ियों की जांच कौन करेगा, जब ईडी राजनीतिक तौर पर भाजपा के लिए काम कर रही है और चुनाव के समय में उसकी तमाम कार्रवाई भाजपा को लाभ पहुंचाने वाली हो, तो फिर ईडी की गाड़ियों के भीतर क्या है, इसकी जांच कौन करेगा?
क्या है से मतलब ये होता है कि खुले तौर पर उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा, भूपेश बघेल ने, इन गाड़ियों में पैसा भर करके छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है ईडी की गाड़ियों में, और छत्तीसगढ़ के भीतर यह पैसा बांटा जाएगा और इनकी जांच क्यों नहीं की जाती। इस गंभीर आरोप को जरा आप समझिए और फिर इसके एक छोटे से भाग को सुनिए, फिर बताएंगे कि क्यों ईडी और सीबीआई मौजूदा दिल्ली की सत्ता और मौजूदा समय में गैर भाजपा शासित राज्यों के भीतर राजनीतिक की टकरार जो चरम के ऊपर है। जरा सुनिए भूपेश बघेल साहब ने क्या कहा। लेकिन सीआरपीएफ के जो लेन में भर के बक्से भर बड़े बड़े बक्से भर के आए, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। ईडी आए, जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों की भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। तो ना सिर्फ ईडी बल्कि सीआरपीएफ की गाड़ियों का भी जिक्र छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने खुल करके कर रहे हैं। तो इस बात का संदेश या अंदेशा जता रहे हैं कि इन गाड़ियों के भीतर केंद्र सरकार यानी पीएम मोदी की सत्ता या फिर भाजपा की पैसा जो भर भर के लाया जा रहा है, जो चुनाव के समय लुटाया जाएगा और जीत तय कर ली जाएगी। इसकी जांच के लिए वह चुनाव आयोग से अनुरोध कर रहे हैं कि आप जरा जांच तो करवाइए। तो क्या राजनीतिक इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है कि इस देश के भीतर केंद्रीय एजेंसियों को अभी तक ढाल बनाया जा रहा था या फिर हथियार बनाया जा रहा था। लेकिन जिन एजेंसियों संस्थाओं का काम, जिस सीआरपीएफ का काम अपने तौर पर चुनाव साफ सुथरा किया जाए हो, उसके दिशा में आगे बढ़ना, अगर खुल करके सरकार के साथ यानी केंद्र सरकार के साथ यानी केंद्र के भीतर जिस पार्टी की सत्ता होती है उसके साथ अगर खड़ी रहे तो फिर कोई क्या कर सकता है। यह सवाल जो छत्तीसगढ़ के भीतर से निकल करके आया, यहाँ पे अगला सवाल का जवाब राजस्थान प्रदेश के भीतर अशोक गहलोत ने दिया। उनके बेटे से 9.5 घंटे की पूछताछ फेमा के तहत कल ही तो की गई है और उसके बाद लगभग 3.5 घंटे के बाद राजस्थान के जरिए इस खबर को साफ क्लियर तौर पे राज्य सरकार निकल करके लेकर के आई कि वहां पर जो एसीडी है, जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, और उसके जो अतिरिक्त महानिर्देशक हेमंत प्रियदर्शी हैं, उन्होंने कहा कि दरअसल ईडी के 2 अधिकारी नवल किशोर मीणा और सहायक उनके जो बाबूलाल मीणा, इन्होंने घूस मांगी और घूस लेते हुए ये दोनों गिरफ्तार किए गए। बकायदा 500 रुपए के नोटों के जो बंडल हैं वो दिखाए भी गए, बताए गए तस्वीरों के साथ, उसको कहीं ना कहीं चस्पा किया गया। ईडी का अधिकारी भ्रष्ट है। ईडी की गाड़ियों के भीतर सरकार पैसा भेज करके चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो एक पल के लिए जरा आप सोचिए कि ईडी छोड़िए, सीबीआई को आप याद कर लीजिए। जब सीबीआई आंखों की नूर राजनीतिक सत्ता की थी 2014 के बाद, उससे पहले वो रही है, लेकिन 2014 इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान समय में पीएम मोदी की सत्ता बनाम गैर भाजपा शासित राज्यों को लेकर के राजनीतिक तौर पे उसकी लड़ाई पूरे उभार के ऊपर है। और ये सबको पता है, क्लियर पता है कि किसी भी राज्य के भीतर किसी भी सहयोगी को ईडी जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकती है, 1 साल तक जेल के भीतर रख सकती है और यह अधिकार उसे सुप्रीम कोर्ट से मिल गया है। लेकिन फिर जरा आप समझना शुरू कर लीजिए कि वह कौन सी परिस्थिति थी जब सीबीआई राज्य दर जाती थी, राज्य में हर एक राज्य में जाती थी और संयोग से जिस राज्य में सीबीआई गई और जिन राज्यों के सीबीआई के अधिकारियों के ऊपर बंदिश लगा दिया कि आप यहां पर नहीं घुसेंगे, उन्हीं राज्यों के भीतर में इस समय वर्तमान समय में ईडी की पहुंच पकड़ तेज हो गई है और उन्हीं सीएम और मुख्यमंत्री उनके करीबियों को लेकर के और वहां के करप्शन को लेकर के ईडी उठा रही है, जिसको 5 साल पहले तक सीबीआई उठाते आई थी। पंजाब के भीतर कहा जा रहा है कि भगवंत सिंह मान निशाने के ऊपर आ सकते हैं शराब नीति को लेकर, लिकर पॉलिसी को लेकर के। आज नहीं तो कल उनको भी नोटिस पहुंचेगा ही। वहां पर 2 विधायकों के ऊपर छापा भी मार चुके हैं। आज दिल्ली के भीतर भी आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री के घर के ऊपर छापा पड़ा।
वहां तक रेखाएं पहुंची गई। लेकिन एक पल के लिए जरा याद कर लीजिए, जब कांग्रेस की सत्ता थी तो खुले तौर पे उन्होंने कहा था अब हम सीबीआई के अधिकारियों को नहीं आने देंगे। उसमें पहला नंबर पंजाब का था, उस समय कैप्टन मुख्यमंत्री हुआ करते थे पंजाब के। उसके बाद राजस्थान प्रदेश और छत्तीसगढ़ निकल करके सामने आए। राजस्थान के भीतर गहलोत ही सीएम थे और छत्तीसगढ़ के भीतर सीबीआई के ऊपर बंदिश लगाने के समय भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री थे। इन्होंने भी कहा नहीं आना है, लेकिन ईडी के फाइल में आज की तारीख में जब उसकी तूती बोल रही है तो राजस्थान प्रदेश का मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत फेमा के तहत ईडी के लिस्ट में है, उनके चंगुल में है। पूछताछ लगातार किया जा रहा है। अगली पूछताछ कब होगी? 24 घंटे पहले नोटिस दे दिया जाएगा। इसकी जानकारी जो है ईडी के अधिकारियों ने उनके बेटे को दे दिया। अब जरा सोचिए, छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल शराब नीति को लेकर के, लीकर पॉलिसी को लेकर के, उसके इर्द गिर्द के तमाम अधिकारी, उसके पॉलिटिकल सचिव, सभी कोई दायरे के भीतर है। 9 नौकरशाह जेल के भीतर भी है। और उस ईडी को कैसे रोका जाए और किस रूप में ना रोका जाए, तो फिर तलवार वहां पर भी खींचा जा रहा है। राजस्थान के भीतर अगर गिरफ्तारी के जरिए गहलोत ने अगर बतलाया कि यह करप्ट है, तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने कहा कि यह दरअसल पॉलिटिकल करप्शन के कहीं ना कहीं आधार के ऊपर चल रहा है और पॉलिटिकल करप्शन को पनाह दे रहा है। इलेक्शन कमीशन, आप इसकी गाड़ियों की जांच कीजिए जिसके भीतर नोट वर्क करके छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। तो कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी लगातार इस बात को कहते रहे हैं, इनको निशाने पर लेना होगा। यह जो कहते हैं कि कानून के तहत हम कानून का पालन करेंगे और इसीलिए 5 दिनों के तक लगातार 50 घंटे पूछताछ ईडी के अधिकारियों ने राहुल गांधी से किया। फिर जाकर के सोनिया गांधी को 3 दिन बुलाया, 28 घंटे उनसे भी पूछताछ की। कांग्रेस इससे हिचकिचाई नहीं, थोड़ी भी नहीं। और जब चुनाव का समय है, सवाल उठता है, तो चुनाव के मौके पर अगर ईडी इस रूप में काम कर रही है तो वो राजनीतिक तौर पर वर्तमान सत्ता के कहीं ना कहीं हथियार के तौर पर काम कर रही है। और इसीलिए इस संदेश को अब चुनाव के समय देने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव का परिणाम ही यह तय करता है कि कौन सही है कौन गलत है। अगर भाजपा 5 राज्यों में एक भी राज्य अगर नहीं जीत सकी, तो फिर भाजपा इस वर्तमान समय में जो कर रही है वो सभी काले रेखा के तहत लिखा जाएगा और देखा जाएगा। और इस बात का ऐलान किया जाएगा कि 2024 के भीतर लोकसभा चुनाव में जांच एजेंसी और नौकरशाहों को आधार बना करके कहीं भाजपा चुनाव जीतने की दिशा में आगे तो नहीं चलेगी। सवाल इतना ही नहीं है, उसके आगे देख लीजिए पश्चिम बंगाल के भीतर, वहां पर भी ममता बनर्जी ने सीबीआई के अधिकारियों को आने से साफ मना कर दिया। और वर्तमान समय में शारदा नरदा काम हो या फिर शिक्षक भर्ती घोटाला हो या फिर माइंस का मामला हो, इसको लेकर के उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी रडार पर ही नहीं है, बल्कि लगातार पूछताछ किया जा रहा है। मामला अदालत के भीतर भी पहुंचता है, वहां से भी कहा जाता है कि पूछताछ होगी। कई नेताओं मंत्रियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो कि टीएमसी से जुड़े हुए हैं। महुआ मोइत्रा पे जांच चले, खुले तौर पर सब कुछ। जब अरविंद केजरीवाल को इस दौर में नोटिस दे दिया गया तो ममता बनर्जी ये कहने से नहीं चुकी कि इनका काम है इस रूप में राजनीतिक तौर पर ईडी का इस्तेमाल करना, और कई मुख्यमंत्रियों को यह निशाने पर ले लेते हैं। ऐसा कहना था। सीबीआई के अंदर पश्चिम बंगाल में सीबीआई को रोका गया था, तेलंगाना के भीतर भी सीबीआई को रोका गया था, लेकिन वर्तमान समय में भाजपा के साथ खड़ा है का, जिसका जिक्र राहुल गांधी लगातार कर रहे थे। राजनीतिक तौर पर ईडी से बचने के लिए ही क्या केसीआर साहब और बीजेपी भाजपा के बीच तालमेल हो चुका है क्या? यह सवाल इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि सीबीआई को रोकने वाले तेलंगाना के भीतर से ईडी के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा। यानी राजनीतिक तौर पर भाजपा के साथ अगर सहमति हो जाए तो फिर खामोशी हम बरतेंगे, अगर सहमति नहीं हो तो फिर विरोध करेंगे। सीबीआई के तरफ सहमति नहीं थी तो राज्य के अंदर विरोध हो रहा था, राज्य में नहीं घुसने देंगे, इसका ऐलान केसीआर ही ने कहा था। वही केसीआर ईडी को लेकर के इस दौर में खामोश है, क्योंकि उनकी बेटी दिल्ली की शराब घोटाले में ईडी के रडार पर एक बार बुला चुके हैं, उसके बाद राजनीतिक सहमति हो गई। तेलंगाना, उसके बाद झारखंड, 6 नोटिस जा चुके हैं हेमंत सोरेन साहब के पास। तेलंगाना के भीतर भी, तेलंगाना में भी और झारखंड में भी यह ऐलान कर दिया गया था सीबीआई के अधिकारियों को नहीं घुसने देंगे। और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने यह भी कहा था, ईडी एक के बाद एक जब नोटिस दे रहा था तो उन्होंने दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का खटखटा दिया हेमंत सोरेन, और वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। यह कहने की या समझने की जरूरत है कि इस समय में लोअर कोर्ट
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे ही ईडी से मामला जुड़ा हुआ आता है और राजनीतिक तौर पर विपक्ष इस बात को खुले तौर पर यह कहने से बिल्कुल भी कतराता या घबराता नहीं कि इसका राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है, फिर भी अदालतों के जरिए उस प्रोटोकॉल को देखा जाता है जो जांच एजेंसी जब इस तरीके से किसी को नोटिस देती है, पूछताछ करती है, अरेस्ट कर लेती है, तो उसको एक प्रोटोकॉल मान लिया जाता है कि नहीं नहीं यह सही है। ईडी का अधिकारी घूस ले रहा है, ऐसा पहली बार नहीं। फाइल जरा खोलिएगा तो आपको ईडी के 100 से ज्यादा अधिकारियों के नाम भी मिल जाएंगे अलग अलग समय में। फाइल खोलिएगा तो सीबीआई के भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट बहुत लंबी नजर आ जाएगी। जरा उस किताब को पलटिएगा तो उनके जरिए किस किस राजनीतिक सत्ता का और राजनीतिक इस्तेमाल हुआ, इसका भी काला कच्चा चिट्ठा आपके सामने होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है ना कि झारखंड न सिर्फ बल्कि तमिलनाडु के भीतर भी सीबीआई को रोका गया था और इस समय वर्तमान समय में ईडी तमिलनाडु के नेताओं को भी खुले तौर पर घेरने से नहीं कतरा रही है, जो सत्ता के भीतर है, जो डीएमके के साथ जुड़े हुए। राजनीतिक तौर पर अगर आप राज्यों को गुनना शुरू कीजिएगा, अगर उन्हीं राज्यों को जहां सीबीआई के कदम पड़े और राज्यों ने खुला विरोध कर दिया सीबीआई को, उन्हीं राज्यों के भीतर में वर्तमान समय में ईडी जो कर रही है वो क्या एक चेहरा सीबीआई से ईडी का बदला है। और पहली बार जो है अब इंडिया अलायंस को यह समझ में आ गया, इंडिया गठबंधन को यह समझ आ गया कि दरअसल चुनाव के समय में इस तरीके से झुकना सही नहीं है। तो केजरीवाल ने सवाल खड़ा कर दिया, गहलोत ने गिरफ्तार कर लिया, बघेल ने खुले तौर पर कह दिया कि गाड़ियों के भीतर नोट भर करके आते हैं, आप जांच करवाइए, तो आप उन गाड़ियों को परखिए। तो इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं जांचिए, तो इलेक्शन कमीशन का यह काम है कि राजस्थान के भीतर इलेक्शन के ऐलान के बाद लगभग 1,500 करोड़ से ज्यादा का कैश, ड्रग्स सब मध्य प्रदेश के भीतर, राजस्थान के भीतर, मध्य प्रदेश के 250 करोड़ से ज्यादा कैश और ड्रग्स जब्त किया गया। कितना इतना पैसा किस रूप में आ रहा है, कहां से आ रहा है, इलेक्शन कमीशन नोट करेगा। तो शायद इसीलिए पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, तेलंगाना, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, इन तमिलनाडु भी, इन तमाम जगहों पर देखिएगा तो सीबीआई को रोका गया। और सीबीआई जिस मामले में घुसती है ना, उसकी एक फाइल ईडी के पास पहुंच जाती है। इसीलिए सीबीआई ने अप्रैल में पूछताछ अरविंद केजरीवाल साहब से किया था और अब नवंबर के महीने में ईडी ने बुलावा भेज दिया सीएम साहब को। तो मनीष सिसोदिया से शुरुआती पूछताछ सीबीआई ने किया था, उसके बाद पूछताछ ईडी ने किया और अरेस्ट कर लिया, क्योंकि ईडी के पास पावर है अरेस्ट करने का और 1 साल तक वो अपने पास रख सकती है ना। कमाल की बात। तो क्या इस समय में राजनीतिक परसेप्शन जो बन रहा है वह इस सरकार मौजूदा वक्त में वर्तमान में जो बीजेपी की सत्ता या फिर पीएम मोदी सत्ता या फिर अमित शाह के ऊपर जो विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अब उसको राजनीतिक कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाने का समय आ गया है क्या। इसीलिए भी अब इंडिया गठबंधन ने यह समझ गया, मान लिया कि अब दो हाथ कहीं ना कहीं करना पड़ेगा और बिना इसके अब कोई राजनीतिक संदेश नहीं जाएगा, अन्यथा इन्हीं के आश्रय चुनाव जीतने के तमाम हथकंडे कैसे अपनाई जाएंगे, जिसका जिक्र भूपेश बघेल ने खुले तौर पर किया कि कैसे किस रूप में कहां इनकी गाड़ियों तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सवाल यहां करप्शन का ही नहीं है, सवाल यहां पर सत्ता में आने और सत्ता को बरकरार रखने और सत्ता को पाने, इस सारे चीजें का सवाल एक ही से बनता है कि इन एजेंसियों का अगर इस्तेमाल किया जाता है, अगर सीआरपीएफ की गाड़ियों का भी अगर प्रयोग किया जाता है, वो सीधे सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन है, वो गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। गृह मंत्री देश के अमित शाह हैं, जो कि बीजेपी के राजनीतिक रूपरेखा बनाते हैं खुद ही। चुनाव के भीतर कैसे किस रूप में लड़ना है उन्हें ही भाजपा के भीतर असल चाणक्य के रूप में समझा जाता है। तो जिसे बीजेपी के जिताने का जिम्मा है उसी के पास इन तमाम फोर्सेस एजेंसी की लगाम भी है। अब वह क्या करेंगे, क्या ये दोनों उस दायरे में आ रहे हैं जहां पर कोई करेगा कि अपने फायदे के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया, क्या ऐसी स्थिति होगी? तो क्या चुनाव आयुक्त यह देखने के लिए तैयार है या फिर नहीं है? और जिस सवाल को लेकर के केजरीवाल साहब ने कहा कि आप हमें बुला क्यों रहे हैं, आप बताइए तो सही, तो क्या यह साफ गोई की कोई जरूरत ही नहीं है? कानून के दायरे में, रूल ऑफ लॉ के तहत
और खुद ईडी जब किसी को गिरफ्तार कर लेता है, पूछताछ करता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले के भीतर जब खुले तौर पर यह कह दिया कि आपको कहना होगा, आपको लिखित तौर पे देना होगा, आपको बताना होगा, तो उसके बाद जाकर के ईडी ने यह लिख करके क्यों नहीं दिया जिस नोटिस के तहत केजरीवाल को बुलाया। जो मामला चिटफंड नारदा शारदा का जो मामला है, जिसके अंदर ममता बनर्जी और टीएमसी की तमाम नेताओं की भागीदारी मानी जाती है और आरोप ईडी ने लगाए हुए दर्ज है सीबीआई के फाइल में, उस प्रक्रिया के भीतर अगर आप झांकिएगा तो राजस्थान के भीतर जो आज 2 अधिकारी पकड़ करके आए, उसमें जो नवल किशोर मीणा और बाबूलाल मीणा जिनके ऊपर आरोप है कि घूस ले रहे थे और नोटों की गड्डियां हैं, वो किस मामले में था? वो अभी चिटफंड का ही मामला था, जो मणिपुर के चिटफंड का मामला था, उसके भीतर जिसकी संपत्ति अटैच करनी थी, जिसको गिरफ्तार करना था, संपत्ति अटैच नहीं करेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप अगर इतना पैसा दे देंगे। ऐसी स्थिति बतला रही है कि भारत देश के भीतर के सिस्टम को करप्ट बना करके, उनकी नैतिकता, उसकी नैतिक बल को खत्म करके उनको यह एहसास कराया जा चुका है कि आपकी वर्तमान मौजूदगी तभी तक है जब हम तक हैं। जब हम का मतलब यह होता है कि राजनीतिक सत्ता ने अपने अनुकूल तमाम एजेंसियों को यूं ही नहीं ढाल लिया है। वहां पर होने वाली नियुक्तियां हो, ट्रांसफर हो, वह भी उसके कार्यक्रम से जुड़ जाता है जहां पर राजनीतिक सत्ता अपने अनुकूल परिस्थितियों को परिभाषित करने लगती है। जहां पर ये आखिर के 4 सवाल जो होते हैं ना, क्या वर्तमान समय में, चुनाव के समय में इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस ने यह समझ लिया है कि ईडी के सामने खड़ा होना है और इस चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव तक कोई भी ईडी के सामने पेश नहीं होगा। केजरीवाल साहब ने विधानसभा का जिक्र कर दिया, कांग्रेस लोकसभा का जिक्र कर रही है। खुले तौर पर यह ऐसा ऐलान किया गया और अब आपको गिरफ्तार करना, जो करना है कर लीजिए, लेकिन राज्य में हमारी सत्ता होगी तो विरोध वहां पर भी करेंगे और आपके अधिकारी अगर वहां पर होंगे तो करप्शन में वह भी फंसेंगे। यह संदेश बहुत साफ है, जो राजनीतिक तौर पर एक नई टकरार की दिशा में बढ़ रही है। अगला संदेश जाता कि क्या वाकई में भाजपा ना सिर्फ संस्थाओं का या फिर इस तरीके से अपने अनुकूल सत्ता को बनाने के लिए ही, वह चाहे ईडी हो, इससे पहले सीबीआई हो, आईटी हो और सीआरपीएफ का जो अब जिक्र हो रहा है, क्या वाकई इस रूप में इसका इस देश के भीतर, भारत देश के भीतर किया जा रहा है सत्ता के द्वारा? अगर ऐसा किया जा रहा है तो इससे खतरनाक परिस्थिति कभी हो ही नहीं सकती। यहां पे अगला सवाल जो होता है, क्या वर्तमान समय में दिल्ली के भीतर बैठी हुई सत्ता को इस बात का एहसास अब होने लगा है कि अगर 5 राज्यों में अगर हार गए और अपने अनुकूल एक भी राज्य नहीं हुआ तो इसका बहुत व्यापक असर भारत के जन मानस पर, उस वोटों को लिहाज से पड़ेगा जो 2024 के लोकसभा चुनाव में सुनाई देने लगेगा। इसीलिए एक आखिरी या फिर आखिरी दाव दिल्ली की सत्ता खेल रही है। और अगला सवाल, क्या वर्तमान समय में भारत के विपक्ष को इस बात का एहसास हो गया है कि ईडी का मैसेज इस देश में गांव-गांव तक पहुंच चुका है? जब 129 पॉलिटिशियन ईडी के फाइल में, 125 राजनीतिक दल के नेता, 125 सीबीआई के फाइल में, उसके तमाम नेता अगर बीजेपी के साथ नहीं है, अब बीजेपी के साथ जो है उसके फाइल जो है ना ठंडे बोरे में डाल दिया गया, तो ये पूरे गांव-गांव तक अगर चला गया तो राजनीतिक तौर पर विधानसभा की चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, मुद्दा जो है यही बहुत बड़ा है और शायद सत्ता के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल की घंटी है। देखते रहिए, बताते रहेंगे। जय हिंद।